बात है 3 जुलाई 1999 की, जब मिस पटना रही शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए बाहर निकलती हैं, रिक्शा रुकवाती हैं, रिक्शे में बैठकर चल रही होती हैं। रास्ते में उन्हें पीछे से एक गाड़ी का हॉर्न सुनाई देता है। हॉर्न एक गाड़ी में बैठे व्यक्ति का था, जो कि गौतम नाम के व्यक्ति का दोस्त बताया गया था। गौतम, जो कि शिल्पी का बॉयफ्रेंड था, ये लड़का उसे ये कहकर कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें बुला रहा है, कहकर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जाता है। कहा जाता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त ने बुलाया है, ये कहकर शिल्पी रिक्शा छोड़ देती है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। रास्ते में बैठती है, रास्ता बदलता है, जहां जाना था उस जगह ना जाकर रास्ता दूसरी तरफ वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ मुड़ता है। इस पर लड़की यानी कि गौतमी पूछती है, इस पर शिल्पी पूछती है कि गौतम कहां है, तो जवाब मिलता है कि वो तुम्हारा इंतजार वाल्मीकि गेस्ट हाउस में कर रहा है। इस बीच में वाल्मीकि गेस्ट हाउस के लिए जब जानकारी गौतम को लगती है कि गौतम की शिल्पी गेस्ट हाउस गई है, जो कि कुख्यात है खराब कृत्यों के लिए, तो वो दौड़े हुए वहां पर पहुंचने निकलते हैं। लेकिन इसी बीच में ऐसा होता है जिसकी कल्पना संभवतया ना गौतम ने की थी ना शिल्पी ने की थी। घटना सीधी घटना आगे तक पहुंचती है। अचानक एक दिन एक विधायक के गैराज में एक कार के अंदर दो लाश मिलती हैं। उनमें से एक लाश गौतम की और दूसरी शिल्पी की थी। शिल्पी के शरीर पर टी-शर्ट थी तो गौतम के शरीर पर पैंट थी। गौतम को पीट-पीट कर मारा गया था तो शिल्पी को गला घोंटकर और रेप करके मार दिया गया था। यह घटना जिस जगह हुई वहां पर नाम साधु यादव का निकल कर आया। साधु यादव जो कि राबड़ी देवी के भाई हैं। साधु यादव जो कि लालू प्रसाद यादव के साले हैं। लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में सरकार से बचते हुए घूम रहे थे। राबड़ी देवी सीएम बनी हुई थी। साधु यादव अपनी बहन की ताकत से राज में बहुत पावरफुल पद पर थे। ऐसे में जनता या फिर समर्थकों की भीड़ इकट्ठा होती है। पुलिस दबाव में आती है। उस कार को जिसमें ये दोनों की लाश मिली, उस कार को पुलिस चालक चला करके पुलिस थाने ले जाता है। हाथ के निशान गाड़ी से मिट जाते हैं। साथ ही साथ में दोनों की लाश को पोस्टमार्टम करा के जला दिया जाता है। गौतम के माता पिता विदेश में रहा करते थे। गौतम राजनीति करने के लिए साधु की शरण में था कि वो साधु यादव के साथ रहकर राजनीति सीखेगा, लेकिन वो सीख नहीं पाया। वहीं दूसरी तरफ शिल्पी एक कपड़ा व्यापारी की पुत्री थी। कपड़ा व्यापारी ने अपने दम पर तलाशने का प्रयास किया कि आखिर कौन था इनकी हत्या के पीछे, लेकिन कुछ भी सुराग नहीं लगा, क्योंकि पुलिस कॉम्प्रोमाइज हो चुकी थी। पुलिस ने दोनों को जहर खा के मरने की जानकारी दी। कहा कि ये लोग आत्महत्या कर लिए हैं। ऐसे में पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट बाहर निकल कर आई तो राजनीति में दबाव बनने लगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकल कर आया कि यहां शिल्पी के साथ गैंगरेप हुआ था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमन के वीर्य के निशान मिले थे। उनकी जांच करने के लिए राजनीति में दबाव बनता रहा, लेकिन कोई भी दबाव काम नहीं किया। मामला क्लोज हो जाता है, क्योंकि उस समय सत्ता के अंदर लालू राज था। इसके बाद मांग उठती है, अपोजिशन में बैठी बीजेपी गलियों में उतरती है, मांग उठाती है कि इस मामले की जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। सीबीआई तक ये जांच पहुंचती है। सीबीआई इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो जाती है। सीबीआई सैंपल कलेक्शन के लिए साधु यादव को बुलाती है, ब्लड सैंपल मांगती है, डीएनए सैंपल मांगती है। वो देने से इनकार कर देते हैं। राजनीति में समझौते बड़े होते हैं। साधु यादव अपनी बहन की ताकत से आराम से पुलिस से बचते हुए निकल रहे थे। वहीं लालू यादव की पार्टी केंद्र में एनडीए उस समय की यूपीए के साथ समझौता कर लेती है। 2004 के अंदर जब सत्ता में यूपीए आती है, उस समय लालू बड़ी पोजीशन पर होते हैं। बड़ी पोजीशन पर होने के कारण सीबीआई अपनी क्लोजर पोजीशन लगा देती है और कहती है कि ये जहर खाकर मरे थे। पूरी तरह से बिना सबूतों के एक फाइल बंद कर दी जाती है। इस पूरी कहानी में बहुत से ऐसे लूपहोल्स हैं जिन्हें कभी आपके साथ डिटेलिंग के साथ सुनाया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए कि सीबीआई और पुलिस ने एक ऐसे मामले को ताकत के चलते बंद कर दिया था कि कसूरवार कभी भी सजा नहीं पा सके।